अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ केस के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कौन सा केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और कौन सा केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कौन सा केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और कौन सा केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कौन सा केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, कौन सा केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। आसान है तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले देखिए केस 1, जब इंसिडेंट फोटोन के फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इंसिडेंट फोटोन के वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगा तब क्या होगा। इसका मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। समझ पा रहे हैं ना। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, E इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, कांस्टेंट, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। मतलब यहां पे इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब है इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। सिमिलरली यहां पे भी देखिए, एनर्जी वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है जिसका वेवलेंथ कम उसका एनर्जी ज्यादा। यहां पे इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ कम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीजों का मतलब है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। और जब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ज्यादा होता है वर्क फंक्शन से, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं मेटल के सरफेस में से, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और उन काइनेटिक एनर्जी की मदद से वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाएंगे, और कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, एमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा और फोटो करंट ऑब्जर्व होगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इस केस में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। सिमिलरली देखिए केस 2, जब न्यू नोट के बराबर होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब लैम्डा इंसिडेंट फोटोन के लैम्डा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का बराबर होगा। समझ रहे हैं, जब न्यू इक्वल टू न्यू नोट होगा या लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नोट होगा। तो ये कौन सा केस है, जब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन वर्क फंक्शन के बराबर होगा। तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे, न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स से तो फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगा, बाइंडिंग फोर्स से फ्री हो जाएगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा इस केस में, तो क्या होगा, वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। काइनेटिक एनर्जी तो चाहिए होगा कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो यहां पे क्या होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंच नहीं पाएगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो फोटो करंट भी ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं, फिर से मैं बता देता हूं, न्यू इक्वल टू न्यू नोट, इसका मतलब है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन। या ऐसे भी लिख सकते हैं, जब लैम्डा नोट के बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन। इस केस में क्या होगा, वर्क फंक्शन के बराबर का एनर्जी मिल रहा है फोटोन से इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगा, बाइंडिंग फोर्स से फ्री हो जाएगा, लेकिन फ्री होने के बाद उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो वो पहुंच नहीं पाएगा कलेक्टर प्लेट तक, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, फोटो करंट नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं। देखिए केस 3, जब न्यू नोट से कम होगा या लैम्डा नोट से ज्यादा होगा। तो ये कौन सा केस है, इज लेस देन वर्क फंक्शन। यहां पे
वर्क फंक्शन का फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब एनर्जी कम मिल रहा है, इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी कम है वर्क फंक्शन से। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, जब लैम्डा इंसिडेंट फोटोन के लैम्डा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा है, वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन की वेवलेंथ से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन वर्क फंक्शन से कम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स से फ्री ही नहीं हो पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा ही नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होगा? तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। तो फर्स्ट केस में, ओनली फर्स्ट केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। सेकेंड केस में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स से तो निकल जाता है, फ्री हो जाता है, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, कोई भी एनर्जी बचा नहीं रहता है, समझ रहे हैं? इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस केस में नहीं होगा। केस 3 में तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केस 3 में भी नहीं होता है। अभी देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इंटेंसिटी। देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second is directly proportional to the intensity of incident photon। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के मतलब जानते हैं आप लोग, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं मेटल के सरफेस में से उसको बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे लिखा है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के साथ। किसका इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन के साथ। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के मतलब समझ गए, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन के मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे अभी। अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन का मतलब क्या है समझ गए तो हम लोग समझ जाएंगे इस स्टेटमेंट के मतलब को भी इजीली, समझ गए? देखिए इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इसका मतलब है अगर हम लोग एक यूनिट एरिया को कंसीडर करें, उस यूनिट एरिया में पर सेकेंड जितने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट होते हैं उस नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। समझ गए? मैं रिपीट करता हूं, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, मतलब हम लोग अगर एक यूनिट एरिया को कंसीडर करें, उस यूनिट एरिया में पर सेकेंड जितने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट होते हैं उस नंबर ऑफ फोटोन को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। देखिए ये एक यूनिट एरिया है, ये भी सेम यूनिट एरिया है, समझ गए? तो पर सेकेंड इस यूनिट एरिया में 3 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इसका इंटेंसिटी हो जाएगा 3। इस यूनिट एरिया में ये सेम यूनिट एरिया है दोनों, समझ गए? इस यूनिट एरिया में 2 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं पर सेकेंड, तो इसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 2। अगर 10 फोटोन इंसिडेंट हो रहे होते पर सेकेंड तो इंटेंसिटी कितना हो जाता? 10। अगर 50 फोटोन इंसिडेंट हो रहे होते पर सेकेंड तब इंटेंसिटी कितना होता? 50। समझ गए? और हम लोगों को पता है एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, उस फोटोन का एनर्जी चाहे जितना भी ज्यादा हो, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है और बाकी बचा हुआ एनर्जी हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? तो यहां पे बोला है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन अगर पर सेकेंड बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता है, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पर सेकेंड, तो पर सेकेंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मात्रा भी ज्यादा हो जाएगा। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मात्रा भी बढ़ता जाएगा। समझ गए? आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे इंटेंसिटी का और नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन का, मतलब इंटेंसिटी का और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन मतलब वो कौन है? एमिटेड इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कहते हैं हम लोग?
एमिटेड इलेक्ट्रॉन या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इंटेंसिटी और नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा ऐसा, समझ गए? इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है यहाँ पे, समझ गए? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जा रहा है ये, लेकिन केस कौन सा है? ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, समझ गए? फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, समझ गए? ये केस कंपलसरी है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ये वाला ग्राफ बनेगा, समझ गए? इजी है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, समझ गए? तो पहला ग्राफ कंप्लीट है। अभी देखिए सेकेंड ग्राफ। अगर हम लोग इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। इंटेंसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा फोटो इलेक्ट्रॉन का? बिल्कुल भी नहीं। और एनर्जी कैसे बढ़ता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। तो इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? तो यहां पे भी केस है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, समझ गए? तो इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का ग्राफ ऐसे कांस्टेंट आता है। और इंटेंसिटी और फोटो करंट का कैसा ग्राफ आता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोटो करंट कैसे बढ़ेगा? जब फोटो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई बढ़ेगा। और फोटो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कैसे बढ़ता है? इंटेंसिटी बढ़ाने से। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इंटेंसिटी अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। केस कौन सा होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, समझ गए? तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई भी बढ़ता है और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई बढ़ने से क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है। इसका मतलब यह है इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंटेंसिटी और फोटो करंट का भी ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, समझ गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये था पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। आशा करता हूं आसानी से समझ गए होंगे। देखिए सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। बिल्कुल सही बात है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगा फोटोन का, और एनर्जी बढ़ेगा फोटोन का तो क्या होगा? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का या फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। ज्यादा एनर्जी बचा रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगा, समझ गए? तो यहां पे कुछ समझाने की बाकी नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगा और एनर्जी बढ़ाने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन का। तो फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन का हम लोग अगर ग्राफ बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, उसका एनर्जी चाहे जितना भी ज्यादा हो, समझ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे फोटोन का, इसका मतलब ये नहीं है एक फोटोन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। एनर्जी चाहे जितना भी हम लोग बढ़ा ले, फ्रीक्वेंसी जितना भी बढ़ा ले, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? यहां भी केस क्या है? फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, समझ गए? तो ये कांस्टेंट ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स उतना ही रहते हैं, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तो कांस्टेंट ग्राफ आता है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगा फोटोन का, और एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन का, समझ गए? ज्यादा एनर्जी बचा रहेगा वर्क फंक्शन से माइनस होने के बाद, समझ रहे हैं?
तो फ्रीक्वेंसी का काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। यहाँ पे भी केस क्या है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो करंट का कोई मतलब चेंज देखने को नहीं मिलता, कांस्टेंट ग्राफ ही आता है। समझ रहे हैं? फोटो करंट कब बढ़ता है? जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई बढ़ता है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। फ्रीक्वेंसी जितना भी हम लोग बढ़ाएं, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है, इजेक्ट करता है। समझ गए? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो करंट का कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट ही ग्राफ आता है। यहां पे भी केस क्या है, न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। समझ गए? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का सप्लाई बढ़ता नहीं है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी का फोटो करंट से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई ज़्यादा होगा तब जाके फोटो करंट बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई नहीं बढ़ता है। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, चाहे उसका एनर्जी जितना भी ज़्यादा हो। तो फ्रीक्वेंसी और फोटो करंट का ऐसे कांस्टेंट ग्राफ आता है, लेकिन केस क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है आप लोग नोट्स करिए, उसके बाद हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे। आसान है तो नोट्स करिए। अभी हम लोग समझेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपने तरीके से आसानी से समझाऊंगा डिटेल में। समझ गए? तो देखिए, द मिनिमम पोटेंशियल अप्लाई ऑन कलेक्टर प्लेट टू स्टॉप द एमिटेड इलेक्ट्रॉन बिफोर कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट में हम लोग कितना पोटेंशियल अप्लाई करें जिसकी वजह से ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो कि एमिटर प्लेट से निकला है वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने से पहले स्टॉप हो जाए। समझ गए? ये था इसका मीनिंग। अभी मैं अपने तरीके से समझाता हूं, समझ आ गया ना? देखिए, द मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड ऑन कलेक्टर प्लेट टू स्टॉप द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। कितना पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करें कलेक्टर प्लेट में जिसकी वजह से ये फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने से पहले स्टॉप हो जाए, उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल के डेफिनेशन को समझाने के लिए पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करके स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझेंगे अच्छे से। देखिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल में हम लोग अगर पोटेंशियल अप्लाई करें तो उस चार्ज पार्टिकल को एनर्जी मिलता है। मैं रिपीट करता हूं, चार्ज पार्टिकल में हम लोग अगर पोटेंशियल अप्लाई करें, चार्ज पार्टिकल पे हम लोग अगर पोटेंशियल अप्लाई करें तो उस चार्ज पार्टिकल को एनर्जी मिलता है। कितना एनर्जी मिलता है? उस चार्ज पार्टिकल में होने वाले चार्ज इनटू जितना पोटेंशियल हम लोग अप्लाई किए होंगे, मतलब E इक्वल टू Q इंटू बी। उस चार्ज पार्टिकल में होने वाले चार्ज इनटू जितना पोटेंशियल हम लोग अप्लाई किए होंगे। समझ गए? मतलब Q इंटू भी अमाउंट के बराबर मिलता है चार्ज एनर्जी उस चार्ज पार्टिकल को। एग्जाम्पल के तौर से हम लोग अगर देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे हम लोग अगर 5 वोल्ट अप्लाई करें तो उस इलेक्ट्रॉन पे कितना एनर्जी फील होगा, जनरेट होगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? E, और पोटेंशियल हम लोग कितने अप्लाई किए हैं यहाँ पे? 5 वोल्ट। तो उस इलेक्ट्रॉन पे कितना एनर्जी फील होगा, कितना एनर्जी जनरेट होगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन में हम लोग अगर 10 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो कितना एनर्जी जनरेट होगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हैं ना? कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उस पे हम लोग अगर पोटेंशियल अप्लाई करें तो उस चार्ज पार्टिकल को एनर्जी मिलता है। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन पे हम लोग 5 वोल्ट अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 10 वोल्ट अप्लाई करें तो एनर्जी मिलता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ गए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आसानी से समझ जाएंगे, और स्टॉपिंग पोटेंशियल के जितना न्यूमेरिकल्स भी आएगा वो भी आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए,
सेटअप क्या था एक्सपेरिमेंट का, याद करिए पहले लेक्चर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो हेनरिक हर्ट्ज ने किए थे। ग्लास ट्यूब लिए थे, ये था एमिटर प्लेट जिसको शॉर्ट में मैं EP लिख दिया हूं, ये था कलेक्टर प्लेट। एमिटर प्लेट को, जिसको कैथोड भी बोलते थे, इसको क्या किए थे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए थे, और कलेक्टर प्लेट को वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए थे। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे, चेंज कर देंगे। मतलब एमिटर प्लेट को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और कलेक्टर प्लेट को हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। मतलब पोलैरिटी को रिवर्स कर दिए, चेंज कर दिए। तो एमिटर प्लेट हो गया अभी पॉजिटिवली चार्ज और कलेक्टर प्लेट हो गया नेगेटिवली चार्ज। समझ गए? और यहां पे सनलाइट गिराया हम लोग, सनलाइट गिरा तो एमिटर प्लेट, अब एमिटर प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, कलेक्टर प्लेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो एमिटर प्लेट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ गए? यहां पे हम लोग क्या पढ़े हैं, चार्ज पार्टिकल पे पोटेंशियल अप्लाई करने से उसको एनर्जी मिलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अभी टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट मूव करना चाहेगा और सर्किट को कंप्लीट करके फोटो करंट शो करना चाहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनोमेना को शो करना चाहेगा ये। लेकिन देखिए अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है कलेक्टर प्लेट की तरफ, अभी कलेक्टर प्लेट क्या हो गया है, नेगेटिवली चार्ज हो गया है। समझ गए? तो इसको, इस इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, रिपल्सन फील होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है और कलेक्टर प्लेट भी नेगेटिवली चार्ज है। समझ गए? ये रिपेल करेगा कलेक्टर प्लेट, क्योंकि अभी ये नेगेटिवली चार्ज है, पोलैरिटी को हम लोग रिवर्स कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे। समझ गए? तो कलेक्टर प्लेट में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। समझ गए? तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहां से मूव करते करते यहां तक पहुंच गया है इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा इस डायरेक्शन में, कलेक्टर प्लेट की डायरेक्शन में, कलेक्टर प्लेट की तरफ काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ मूव कर रहा होगा ये। तो हम लोग यहां पे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे। अगर पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो कलेक्टर प्लेट क्या करेगा, अभी इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल अप्लाई करेगा। कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है और कलेक्टर प्लेट भी नेगेटिवली चार्ज है। तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी से ये कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे हम लोग पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल, जिसकी वजह से ये कलेक्टर प्लेट इलेक्ट्रॉन पे काइनेटिक एनर्जी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है। और पोटेंशियल अप्लाई करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगा। हम लोग यहां पे पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी से क्या कर रहा है, ये कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव कर रहा है और फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को ये शो करना चाहता है, सर्किट को कंप्लीट करना चाहता है, फोटो करंट ऑब्जर्व कराना चाह रहा है। लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल हम लोग बढ़ाने से क्या हो रहा है, ये कलेक्टर प्लेट इस इलेक्ट्रॉन पे ऑपोजिट डायरेक्शन से, काइनेटिक एनर्जी की ऑपोजिट डायरेक्शन से क्या कर रहा है, ये पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है और इसको एनर्जी मिल रहा है। पोटेंशियल अप्लाई होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज पार्टिकल पे एनर्जी फील होता है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी इसको इस डायरेक्शन से भी मिल रहा है। समझ गए? तो हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल, और एक टाइम ऐसा आया इसका काइनेटिक एनर्जी जितना था उसके बराबर का एनर्जी मिल गया रिवर्स डायरेक्शन में। समझ गए? सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन था, सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से, इस इलेक्ट्रॉन का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी था और इस एनर्जी से ये क्या कर रहा है, कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव कर रहा है। समझ गए? पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, नेगेटिव पोटेंशियल। तो एक टाइम ऐसा आया इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया, एनर्जी फील होने लगा। काइनेटिक एनर्जी भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस डायरेक्शन में, और पोटेंशियल अप्लाई करने से
इस इलेक्ट्रॉन पे भी क्या हो गया, एक टाइम ऐसा आया, एक पोटेंशियल ऐसा आया जब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फील होने लगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का एनर्जी फील हो रहा है। समझ रहे हैं? तो जिस वोल्टेज पे, जिस पोटेंशियल पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी फील होता है इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाता है, उस पोटेंशियल पे हम लोग लॉक कर देते हैं और उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। आशा करता हूं समझ गए होंगे। जिस पोटेंशियल पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी जनरेट हो जाता है, उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरह का पोटेंशियल होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं। नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा के काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी हम लोग जनरेट करना यहां पे चाह रहे हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो जिस पोटेंशियल पे फील करने की कोशिश करिए, ये रटने की बात नहीं है, जिस पोटेंशियल पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर अमाउंट का एनर्जी जनरेट हो जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए? फिर से पढ़िए, द मिनिमम पोटेंशियल अप्लाई ऑन कलेक्टर प्लेट या एनोड। समझ गए? कलेक्टर प्लेट पे जो मिनिमम पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए बिफोर कलेक्टर प्लेट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टॉप करने के लिए, समझ गए, उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। द मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड ऑन कलेक्टर प्लेट टू स्टॉप द एमिटेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन बिफोर कलेक्टर प्लेट, उस मिनिमम पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए? तो यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को कितना अमाउंट का एनर्जी फील हुआ होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का बराबर एनर्जी फील हुआ होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने पर। लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं इस इलेक्ट्रॉन पे स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने से कितना अमाउंट का एनर्जी फील हुआ होगा, एनर्जी इक्वल टू Q इंटू V, इस इलेक्ट्रॉन पे होने वाले चार्ज इंटू अप्लाई किया गया पोटेंशियल। समझ गए? तो Q इंटू V अमाउंट का एनर्जी मिला होगा इस इलेक्ट्रॉन को। मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, E, और कितना पोटेंशियल हम लोग अप्लाई किए हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। समझ गए? और E इंटू VS क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी का बराबर है। E इंटू VS जितना एनर्जी यहां पे जनरेट हुआ होगा वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी का बराबर हो गया है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया यहां पे। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EVS। समझ गए? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, यहां पे देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है और हाफ mv² के बराबर क्या होता है, EVS। समझ गए? ये EVS काइनेटिक एनर्जी का बराबर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाता है। समझ गए? और ये VS क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी मिल रहा है। समझ गए? तो VS क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को VS या V नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे पहले लेक्चर में, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वेयर न्यू नॉट इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv² लिख रहे थे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में आप लोग याद रखिएगा फॉर्मूला, h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वल टू EVS, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हाफ mv² भी लिख सकते हैं और EVS भी लिख सकते हैं। समझ गए? तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये समझ गए, h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वल टू EVS। अगर यहां पे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाए तो यहां पे देखिए फॉर्मूला में स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गया। समझ गए? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का हम लोग अगर यहां पे ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनेगा आप लोगों को पता होगा।
Vs इक्वल टू क्या होगा इस फॉर्मूला से, एच न्यू डिवाइडेड बाई ई माइनस एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई। यहां से क्या निकल करके आएगा, Vs इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। तो ये क्या है, लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लिख सकते हैं कि नहीं। y की जगह में क्या है Vs, एम एक्स की जगह में क्या है न्यू, तो m क्या हो गया h बाई ई, मतलब m क्या है स्लोप, तो h बाई ई क्या हो गया स्लोप हो गया, मतलब स्लोप पॉजिटिवली आ रहा है। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर स्लोप नेगेटिव होता तो कैसे बनता ग्राफ, ऐसे बनता। पता है ना आप लोगों को, इतना तो आता होगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, समझ गए। तो y की जगह में हम लोग रखे हैं Vs, y की जगह में y एक्सिस में रखे हैं Vs, और x की जगह में हम लोग रखे हैं फ्रीक्वेंसी। तो x की जगह में क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, m की जगह में क्या है h बाई ई पॉजिटिव स्लोप, तो स्लोप हो जाएगा यहाँ पे इस ग्राफ का h बाई ई, समझ गए। और c की जगह में क्या है माइनस एच न्यू नॉट बाई ई, प्लस एच न्यू नॉट बाई ई नहीं है, देखिए प्लस सी, मतलब यहाँ पे c की जगह में क्या है माइनस एच न्यू नॉट बाई ई, समझ गए। मतलब Vs इक्वल टू एच न्यू बाई ई प्लस ब्रैकेट में माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। तो यहां पे c क्या है नेगेटिव है, अगर c नेगेटिव है तो क्या होता है y एक्सिस में ओरिजिन से नीचे से ग्राफ बनता है, अगर c पॉजिटिव होता तो यहां पे ओरिजिन से ऊपर से ग्राफ बनता, समझ गए। और c जीरो होता तो ओरिजिन से ग्राफ बनता, पता है ना आप लोगों को। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, स्लोप पॉजिटिव है मतलब ऐसे बनेगा, और यहां पे c नेगेटिव है मतलब ओरिजिन से नीचे यहां से ग्राफ बनेगा, समझ गए। और ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे c नेगेटिव है तो नीचे से, और m स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसे ग्राफ बनेगा, तो ऐसे ग्राफ बन गया, समझ गए। यहां पे आप लोग समझ भी पा रहे होंगे, यहां से ओरिजिन से जीरो से स्टार्ट हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक पॉइंट ऐसा आया जो क्या था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर था, और वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हुआ। मतलब इस पॉइंट पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स से फ्री हो गया। यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा इस पॉइंट पे, लेकिन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बाइंडिंग फोर्स से फ्री हो गया, यहां पे वर्क फंक्शन की बराबर एनर्जी मिल गया इलेक्ट्रॉन को, समझ गए। और यहां से जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ मिलता जाएगा, एनर्जी बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता जाएगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा जरूरत होगा उस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए, समझ गए। तो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पॉइंट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पॉइंट, समझ गए। और यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ता जाएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। ये है ग्राफ, समझ गए। बहुत ग्राफ समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है एक यहां पे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। अगर न्यूमेरिकल्स आए, अगर इस इलेक्ट्रॉन का, सपोज इस इलेक्ट्रॉन का, यहां पे देखिए डायग्राम में ही बताना चाहूंगा आप लोगों को, सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गया है, इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सपोज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहां पे हम लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना अप्लाई करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए, क्या होगा 6 वोल्ट, समझ पा रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए हम लोगों को ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन में
कितना वोल्ट अप्लाई करने से इस इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा? 6 वोल्ट। Q इंटू वी इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, हम लोगों को देना कितना पड़ेगा इसको एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? E इंटू वी इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वोल्टेज कितना आ गया? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई ई, मतलब 6 वोल्ट। दिख रहा है ना, मतलब कैजुअल तरीके से बता दिया आप लोगों को। हाँ, कैजुअल तरीके से बता दिया आप लोगों को, लेकिन समझाने के लिए। लेकिन ऐसे ही आप लोग बिना पेन से सॉल्व करिएगा न्यूमेरिकल, इसके लिए टाइम खर्च मत कीजिएगा, समझ गए? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी अगर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए हम लोगों को 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा, समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? E। तो इसको कितना वोल्ट अप्लाई करने से इसको 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा? 9 वोल्ट। चार्ज इंटू वोल्टेज, तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए? तो 9 वोल्ट। जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा काइनेटिक एनर्जी, उतना वोल्ट होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ पा रहे होंगे? आसान है। अगर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? 50 वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो कितना पोटेंशियल अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? 90 वोल्ट। आशा करता हूं समझ गए होंगे, आसान है। तो नोट्स करिए अभी तक मैंने जितना पढ़ाया। तो यहाँ पे हम लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो रहा है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ध्यान से फिर से लेक्चर देख लीजिएगा। बहुत आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर लेक्चर पसंद आया आप लोगों को तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा अगर कुछ डाउट होगा तो। अगर आप लोगों का कोई दोस्तों को मेरा ये लेक्चर काम आएगा करके आपको लगता है तो बिल्कुल उनको शेयर कर दीजिएगा, समझ गए? तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। नोट्स करिए।